Good morning, students. Today our topic is constitutional design. Let's move toward the introduction. We noted in the previous chapter that in the democracy, the rulers are not free to do whatever they like to do. Clear? कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि रूलर जो चाहेगा वो करेगा. देर आर दी सर्टन बेसिक रूल्स. यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं डेमोक्रेसी में. एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो, जिनको सिटीजन्स को भी फॉलो करना होता है और गवर्नमेंट को भी फॉलो करना होता है. और यही सभी रूल्स क्या हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन. इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. क्लियर? As the supreme law of the country, the constitution determine the rights of the citizen, the power of the government and how the government should function. ठीक है, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कंट्री का वो सुप्रीम होता है और यही डिटरमाइन करता है कि लोगों की क्या राइट्स होंगे, पावर्स क्या रहेंगी गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करेगी. दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड जो हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं. वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ड्रान अप, किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और कौन करता है. इस प्रकार के क्वेश्चन हम जो हैं इस चैप्टर में हमें आंसर मिलने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझेंगे. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन दी साउथ अफ्रीका. क्लियर? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. सबसे पहले साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन देखें किस तरीके से बनता है, क्या कंडीशंस वहाँ की थी और क्या था. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. दिस वाज द नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर द ट्रिजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका. तो इन्होंने जो था इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट्स चलाई थी. किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ. जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे और वी वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, सेम इसी तरीके से साउथ अफ्रीका वाज आल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. क्लियर? ही एंड 7 अदर, जैसे ही इन्होंने स्ट्रगल्स स्टार्ट की, मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो इनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया और इनके 7 अदर लीडर्स को. ठीक है, 1964 में, फॉर ड्यूरिंग द अपोज द अपार्थाइड रिजीम इन दिस कंट्री. ही स्पेंट द नेक्स्ट 20 ईयर्स इन द साउथ अफ्रीका. ये अपार्थाइड सिस्टम को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे और नेक्स्ट 28 ईयर्स तक ये कहाँ रहते हैं, साउथ अफ्रीका की जेल में रहते हैं. ठीक है, क्लियर? स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. तो अपार्थाइड क्या था पहले? अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. ठीक है, एक रेस के बेस पे, आपके स्किन कलर के बेस पे क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन द साउथ अफ्रीका. जो वाइट यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था. ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरी द लीडिंग कंपनीज फ्राम द यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद द आर्म्स एंड द फोर्स इन विद द ऑक्यूपाइड इंडिया. ठीक है, साउथ अफ्रीका को भी सेम जैसे इंडिया को ऑक्यूपाई किया था उसी तरीके से इन लोगों ने ऑक्यूपाई किया था 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप से आकर के. ठीक है, बट अनलाइक इंडिया, ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन दी साउथ अफ्रीका एंड बिकम दी लोकल रूलर. और इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था कि ये लोग सेटल्ड हो गए थे, रूलर बन गए थे, यहाँ से चले गए थे, लेकिन वहाँ पे ये लोग क्या हो गए थे, सेटल्ड हो गए थे. ठीक है, अपार्थाइड डिवाइडेड दी पीपल्स एंड लेवल्ड देम ऑन दी बेसिस ऑफ दी स्किन कलर. अपार्थाइड लोगों को डिवाइड करता है और लेवल करने की कोशिश करता है ऑन दी बेसिस ऑफ स्किन कलर. ठीक है, the native peoples of the South Africa are black in color. They made up of about the 3/4 of the population and they called the blacks. जो natives हैं वहाँ के, जो local peoples हैं, they are black in color और they made up about the 3/4 of the population of South Africa and they are called, इनको क्या कहा जाता था, blacks कहा जाता था. ठीक है, beside these the two groups there were peoples mixed races who were called the colored and the peoples who migrated from India. ठीक है, जो लोग ना ज़्यादा गोरे थे और ना ज़्यादा काले थे, उन लोगों को क्या कहा जाता था, कलर्ड. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड ऑफ द साउथ अफ्रीका. कलर्ड पीपल्स 8.6%, इंडियंस 2.6% एंड ब्लैक 75.2%. क्लियर? The white
rulers treated all the non-white as the inferior. The non-whites did not have the voting right. इनको क्या समझा जाता था? non-whites को inferior समझा जाता था under the system of apartheid, and they did not have any voting right. Clear? Conditions of the native black peoples, क्या इनकी conditions थी? तो they were forbidden from living in the white area. white areas में जहाँ white लोग रहते थे वहाँ ये नहीं रह सकते थे, ये वहाँ पे काम भी नहीं कर सकते थे जहाँ पे वो लोग रह रहे होते थे। जब तक कि वो परमिट ना करें, जब तक परमिशन ना दें, तब तक ये उस एरिया में काम नहीं कर सकते थे। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरीज, कॉलेज, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक्स। ये सारी चीज़ें, ट्रेन, बसेस, स्कूल्स, लाइब्रेरीज ब्लैक के लिए अलग थी, वाइट्स के लिए अलग थी। तो दिस सिस्टम इज़ नोन एज सेग्रीगेशन। दिस सेपरेशन ऑफ दी अलग अलग, ये जो आपने देखा सेपरेशन ऑफ दी सिस्टम्स, दिस इज़ नोन एज सेग्रीगेशन। इसको क्या कहा जाता है? सेग्रीगेशन कहा जाता है। ठीक है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च वेयर दी वाइट वारशिप्ड। ये चर्च में भी नहीं जा सकते थे जहाँ पे वाइट लोग वारशिप करते थे, वो उस चर्च में ये नहीं जा सकते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म दी एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, कोई पार्टी नहीं बना सकते थे, और प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। ठीक है, क्लियर। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड द इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। लेकिन 1950 से इन्होंने स्टार्ट किया, ब्लैक ने, कलर्ड ने और इंडियंस ने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया। इन्होंने मार्च निकाले, प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक्स की, और एक वहाँ की पार्टी बनती है जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसके अंडर सभी मिलकर के अपनी जो स्ट्रगल है ब्रिटिश के खिलाफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दिस इंक्लूड द मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड दी कम्युनिस्ट पार्टी एज वेल। ठीक, इसमें बहुत सारे वर्कर्स थे, बहुत सारी यूनियंस थी, और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल थी। ठीक है, स्ट्रगल करने के लिए। तो मैनी सेंसिटिव वाइट्स, जो सेंसिटिव वाइट्स थे, कुछ जो अच्छे वाइट लोग थे, जो अक्लमंद लोग थे, जो समझते थे कि अपार्थाइड सिस्टम गंदा है, इसको अपोज करना चाहिए, तो उन लोगों ने भी क्या, इन सभी लोगों का, साउथ अफ्रीकन्स का साथ दिया इस सिस्टम को हटाने के लिए। सेवरल कंट्रीज डिनोंस द अपार्थाइड, सब बहुत सारी कंट्रीज इसको अनजस्ट समझते थे। बट दी वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाई डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग द थाउजेंड ऑफ द ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल। लेकिन वाइट गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम इसी तरीके से, जिस तरीके से हम कर रहे हैं रेस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, कलर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, इसी तरीके से कंटिन्यू रखें। डिटेन करना, टॉर्चर करना, किलिंग करना, ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यू रखें आगे भी। ठीक है, अपने रूल में। तो क्या होता है, टूवर्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये कंडीशन थी साउथ अफ्रीका की, तो फिर किस तरीके से ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़े, इस चीज़ को आप समझेंगे। एज द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल, जिस तरीके से प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स वहाँ पे और तेज़ होते गए, इंक्रीज़ होते गए, तो इस वाइट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने के बारे में सोचा कि अब हम ज़्यादा देर तक इस रिप्रेशन वाली पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो द वाइट रजीम चेंज इट्स पॉलिसीज़, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, बैन ऑन द पोलिटिकल पार्टीज़ एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन इन्होंने क्या कर दी, हटा दी। ठीक है। आफ्टर द 28 ईयर इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला 28 ईयर के बाद जो है वो भी जेल से निकल के आते हैं एज ए फ्री मैन। ठीक, उसके बाद क्या होता है, फाइनली ऑफ एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इनफ्लर्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। ठीक है, कि फाइनली ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, रिपब्लिक डिक्लेयर हो जाते हैं 26 अप्रैल 1994 को। ठीक है, तो दी अपार्थाइड गवर्नमेंट कम टू बी एन एंड, गिविंग वे फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और अपार्थाइड गवर्नमेंट जो वाइट गवर्नमेंट थी उसका एंड हो जाता है और एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट की तरफ ये मूव करना शुरू करते हैं। एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में बनती है। तो आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, अब आपने देखा कि एक नई साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका जो है वो नई डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में एक उभर के आ चुकी थी 1994 में। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, तो ब्लैक लीडर अपील्ड to follow the blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power। इन्होंने अपील किया कि हमें माफ़ कर दिया जाए जो हमने एट्रोसिटीज़, जो अत्याचार आप पे किए हैं जब हम पावर में थे। They said let us
build a new South African based on equality, South Africa based on equality of all the races and men and women on the democratic values, social justice and human rights. इन्होंने कहा कि आओ हम मिलकर के सब क्या करें, एक ऐसी साउथ अफ्रीका बनाएं जो इक्वलिटी बेस्ड हो, जहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, सभी मेन वुमेंस को इक्वल राइट्स दिए जाएं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दी जाएं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और ह्यूमन राइट्स सबको प्रोवाइड किए जाएं। तो आप सब मिलके ब्लैक वाइट मिलकर के क्या करना शुरू किए, एक नई साउथ अफ्रीका को डेवलप करने के लिए काम करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू द ऑपरेशन एंड द ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रा अप ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों जिसने हमेशा रिप्रेस किया था ब्लैक्स को, वो भी, और जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट की स्ट्रगल उनके ख़िलाफ़ चलाई थी फ्रीडम के लिए, वो सारे मिल कर के, ब्लैक वाइट सभी मिल कर के क्या करने शुरू किए, अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। तो आफ्टर द 2 year ऑफ डिस्कशन come out with one of the fine constitution the world has ever। और आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना करके प्रिपेयर कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को फुल राइट्स देता है। दे एग्रीड दैट द एवरीबॉडी शुड बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वट एवर दे माइट हैव डन आर रिप्रेस्ड इन द पास्ट। द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम ऑफ द सेपरेट। उन्होंने कहा कि हर एवरीबॉडी शुड बिकम द पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन, कि हर पर्सन जो होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा, उसने अपने पास्ट में जो भी किया होगा इन सारी चीज़ों को भुला करके, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, दिस इज़ द प्रियम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर द democrats all over the world. What made this change possible was the determination of the people of the South Africa। तो बहुत सारे जितने भी डेमोक्रेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड थे इस चीज़ से इंस्पायर हुए। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो हमने साउथ अफ्रीका की कंडीशन से देखा कि क्यों हमें ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, ताकि कोई ऑप्रेस ना करे किसी को, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, हर पर्सन जो है उसकी क्या करे, रिस्पेक्ट करे। तो पूरी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन रखता है, ठीक है, क्लियर। सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल्स, ठीक। तो अब क्या था, जैसे आपने देखा कि ब्लैक और वाइट थे वहाँ पे, ठीक है। तो अब एक उनके बीच में एक ट्रस्ट तो डेवलप हो गया था कि ठीक है हम एक अच्छी गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन उसका क्या यकीन है कि वो ट्रस्ट जो है वो आने वाले फ्यूचर में ब्रोकआउट नहीं होगा। तो इवन इफ़ दी मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। तो दिस द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन द ट्रस्ट, व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि किस तरीके से गारंटी दे सकते हैं कि फ्यूचर में ये ट्रस्ट जो है वो आपका ब्रोकआउट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ रूल्स लिखे जाते हैं। रूल्स मीन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओनली वे टू ड्रॉ अप ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि एक ही सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का कि फ्यूचर में भी ये ट्रस्ट जो है ब्लैक वाइट्स का बना रहे। तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन द फ्यूचर। इन रूल्स में लिखा जाए कि रूलर कैसे चूज़ होगा, ठीक है, और व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड, क्या गवर्नमेंट की पावर्स रहेंगी, ठीक है, क्या गवर्नमेंट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। और फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट ऑफ द सिटीजन्स, और यही रूल्स बताएंगे कि लोगों के क्या राइट्स होंगे। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैनॉट चेंज दैम वेरी ईजली। और ये रूल तभी वर्क कर सकते हैं जबकि विनर जैसे 5-5 के साल बाद इलेक्शंस होती हैं तो उसको ईजिली चेंज ना किया जाए, तो तभी ये रूल जो है वो वर्क कर सकते हैं। तो दिस सेट ऑफ द बेसिक रूल इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपकी साउथ अफ्रीका में बन के सामने आ जाता है। तो क्या क्या हमें ज़रूरतें होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। फर्स्ट, इट जनरेट द डिग्री ऑफ द ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल्स टू लिव टुगेदर। कि सबसे पहली बात तो एक कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, एक ट्रस्ट इंक्रीज़ करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक इट डिसीजन।
सेकंड ये बताता है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से बनाई जाएगी, किस तरीके से इलेक्ट होगी, और कौन सी हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीज़न, कौन से डिसीज़न कौन सी बॉडी लेगी, ये सारी चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें। थर्ड, इट ले डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट पे की पावर्स पे लिमिट लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन। और फोर्थ, सबकी एस्पायरेशंस को, लोगों के एस्पायरेशंस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज़ द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्कमस्टांस अंडर विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया, जैसे आपने साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उसी तरीके से देखेंगे। पहले इंडिया की बैकग्राउंड थोड़ी सी, और फिर उसके बाद किस तरीके से पाथ टूवर्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कंडीशंस थी इंडिया की जिस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तो द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट ए ईजी अफेयर। कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग बिलीफ्स के लोग रहते हैं, इट वाज नॉट ए ईजी टास्क। ठीक है, ये कोई ईजी टास्क नहीं था। तो हाउ इट बिकम पॉसिबल। The peoples of India were emerging from the status of the subject to that of the citizens। ठीक है, कि न्यूली उसी समय पे लोगों को ये लगा था कि हम एज ए सिटीजन उभर के आए हैं एक कंट्री के, मतलब हम वी आर फीलिंग एज ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री। बिफोर दैट दे वर दिस सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश, राइट। मतलब पहले क्या थे, वो ब्रिटिशर्स के इशारे पे काम करना, जो ब्रिटिश कहेंगे वैसा करना। तो पहले वो ब्रिटिशर्स के सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब वो क्या थे, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस। तो आपने देखा हमारी कंट्री जो है वो पार्टीशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। दो कंट्रीज़ बन गई थी, पाकिस्तान और इंडिया। तो एटलीस्ट 10 लाख पीपल्स वर किल्ड ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितने लोग वहाँ पे मारे गए थे इसी वायलेंस की वजह से, 10 लाख। ठीक है, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट, ये कंडीशंस हैं, बैकग्राउंड है इंडिया की। ठीक है, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसेस स्टेट टू डिसाइड वट एवर दे वांटेड टू मैच विद इंडियंस और विद द पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए तो ये कंडीशन छोड़ के गए कि जितनी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर सकती हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती हैं, और या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। तो दिस वाज द अनदर कंडीशन। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वाज डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टन टास्क। और ये इनका मर्जर होना, किसी भी स्टेट के साथ जुड़ना, इंडिया या पाकिस्तान के साथ, ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क था। ठीक है, When the constitution was being written, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो the maker of the constitution had anxieties about the present and the future of the country, and they were worried about the present and the future of the constitution। ठीक है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तो the path to constitution, this was the background of the Indian society or the India। So how the constitution was framed in such circumstances, to the path to the constitution, many of our leaders were inspired by the ideals of the French revolutions, the practice of the parliamentary democracy in Britain and Bill of Rights in USA। So they incorporated some good points of the constitution of these in the Indian constitution। ठीक है, कि इंडियन जो लीडर्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडियाज़। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडियाज़ जो आपने पढ़े थे, डेमोक्रेटिक राइट्स वहाँ से निकल करके आए थे, राइट टू वोट वगैरह। तो द प्रैक्टिस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जा रही थी ब्रिटेन में, वहाँ से कुछ चीज़ें ली गई। बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं। तो सो द इनकॉर्पोरेटेड सम गुड पॉइंट्स, इसी तरीके से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स सभी के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा करके हमने अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ढाले, हमारे लीडर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। क्लियर? They also got inspiration from the constitution drafted by the Motilal Nehru and 8 other Congress leaders। एक बार मोतीलाल नेहरू जो कि फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन का 1928 में। तो वहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिली।
इवन इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड एंड द आउटलाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड। और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कराची में, तो वहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास किया गया था तो कुछ चीज़ें वहाँ से भी लेकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से बहुत सारी चीज़ें उठा करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनता गया। तो दी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कैसे बनी? कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली क्या होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, वो असम्बली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, वो मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। द ग्रुप ऑफ द पीपल्स हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस ग्रुप इज नोन एज Constituent Assembly. The Constitution of India was framed by the Constituent Assembly set up under the Cabinet Mission Plan 1946. जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसके अंडर जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनाई गई थी 1946 में, उसने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाया। द असम्बली कंसिस्टेड, इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे, रिप्रेजेंटिंग द 292 फ्राम द ब्रिटिश प्रोविंसेस, 93 फ्राम द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड 3 फ्राम द कमिश्नर प्रोविंसेस एंड 1 फ्राम द बलूचिस्तान। This was the composition of the Constituent Assembly before the partition, right? After that, the Constituent Assembly, the Assembly held its first meeting on December 6, 1946. तो जैसे असम्बली बनती है नवंबर में, उसके बाद दिसंबर में फर्स्ट मीटिंग होती है 1946 में। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स चेयरमैन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? चेयरमैन बनाया जाता है असम्बली का। दी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन जैसे पार्टीशन होती है तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली भी डिवाइड हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट, दी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। अब जो इंडियन प्रोविंस के मेंबर्स थे वो कितने रह जाते हैं? 299, ठीक है। The Assembly adopted the Constitution on the 26th of November 1949। तो मतलब असम्बली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एवरीथिंग डन करके जो है वो 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था। बट इट कम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 ऑफ जनवरी 1950। वाई? बिकॉज दिस डेट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियंस। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, जब 1929 में कांग्रेस सेशन होता है, उस समय पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 मतलब 26 ऑफ जनवरी 1930 को डिक्लेयर कर देंगे इंडिपेंडेंस, लेकिन वैसा नहीं हो पाया था। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही इम्प्लीमेंट करेंगे 26 ऑफ जन, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, this all about your constituent assembly and your constitution. So now, why should we accept the constitution made by the constituent assembly more than 69 years? तो why should we accept? हमें क्यों accept करना चाहिए? Why we are accepting this constitution? क्यों हम इसको accept कर रहे हैं? Why we are follow this constitution? क्यों हम इसको इतने सालों बाद आज भी follow कर रहे हैं? तो क्या reasons हैं, ठीक है। तो many countries of the world had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all the major social group and the political parties। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा रीराइट किया है, लेकिन हमने क्यों नहीं? इन सम अदर कंट्रीज़ दी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मेयर पीस ऑफ द पेपर। कुछ कंट्रीज़ में तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ही पीसेस में रह गया है, कुछ पीस ऑफ पेपर्स हैं। तो हम क्यों उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं? क्या रीजंस हैं? तो द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत सोच समझ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, और जो भी प्रोविज़न इसमें अडॉप्ट किए गए हैं वो दुनिया के बेस्ट प्रोविज़न्स में से लेकर के अडॉप्ट किए गए हैं। नो लार्ज सोशल ग्रुप आर द पोलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कोई भी पार्टी जो है वो इसकी लेजिटिमेसी पे अभी तक क्वेश्चन नहीं उठाई है। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये एक अनयूजुअल अचीवमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि अभी तक इसकी लेजिटिमेसी पे किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया है। कुछ प्रोविज़न्स को चेंज किया गया है, कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिन प्रोविज़न्स को चेंज करना चाहिए था उनको चेंज किया गया है, लेकिन इसकी एक्चुअल जो बेस है उसको एज इट इज़ रखा गया है अब, ठीक है। क्लियर? सेकेंड रीज़न, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल्स ऑफ द इंडिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो लोगों को, इंडियन पीपल्स को रिप्रेजेंट करती थी। कैसे? तो इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर।
तो जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव बॉडी हुआ करती थी उसका नाम था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो इसको लोग इलेक्ट करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया, ठीक है। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे उन्होंने इलेक्ट किया किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के मेंबर्स को। तो दिस इंश्योर्ड ए फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में सभी जोग्राफिकल रीजन्स के मेंबर्स थे। द असम्बली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, क्लास, कास्ट, रिलीजन एंड द ऑक्यूपेशन। इसलिए हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, हर कास्ट से, हर ग्रुप से, हर लैंग्वेज बोलने वाले पीपल्स अलग अलग रीजन से आए थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में वो मेंबर्स थे और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में अपना योगदान दिया, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपॉइंटेड, आपने देखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या अपॉइंट किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, बट इसको इनेक्ट किया गया कब, 26 जनवरी 1950 व्हेन इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, जब इंडिया रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ। तो द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री, इट्स मेंबर रिप्रेजेंट द मिनी इंडिया। क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेस्ट माइंड ऑफ कंट्री रिफ्लेक्ट करता है, ये इट्स मेंबर्स रिप्रेजेंट द मिनी इंडिया, इसके मेंबर्स ने रिप्रेजेंट किया है मिनी इंडिया, ठीक है। क्लियर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो, राइट स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? In this book we shall study the exact provisions of the constitution on the different subjects। हम इस बुक में पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्ट क्या क्या प्रोविजंस हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। At this stage let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about। और हम इस वाली सेक्शन में ये समझेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल फिलॉसफी क्या है और व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में, कौन से प्रोविज़न हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं और कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या प्रोविज़न है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है, वी कैन डू दिस विद टू वेज़। हम इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, गाइडिंग वैल्यूज़ को समझने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर्स थे उनके व्यूज़ को पढ़ करके समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी को, एंड देन हम समझ सकते हैं, वी कैन रीड, हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके, खुद कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने बारे में बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ क्या है, ठीक है। तो हम ये दो तरीक़ों से जो है कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी को जान सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वे से हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की कोशिश करेंगे, क्या वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दर्शाता है, क्या वैल्यूज़ शो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के, बट हिज डिसिपल्स वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली एंड दे रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ द महात्मा गांधी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विज़न, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स उसके थे जो उसके विज़न को फॉलो करते थे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें लाई जो महात्मा गांधी चाहते थे कि ऐसा हमारा इंडिया होना चाहिए और ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ईयर एगो राइटिंग इन हिज मैगज़ीन यंग इंडिया, उनकी एक मैगज़ीन थी यंग इंडिया, इन 1931 ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, ठीक है। वो क्या चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे, कैसा हो, तो ये उन्होंने अपनी मैगज़ीन में लिखा था। वो चाहते थे कि एक ऐसा इंडिया हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जहाँ पे कोई भी अनटचेबिलिटी कोई भी टचेबिलिटी नहीं हो, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए, सब इक्वल हों और सबको इक्वल राइट्स दिए जाएँ, वुमेन्स मेंस सभी, ठीक है। नेक्स्ट, दिस ड्रीम ऑफ एन, नेक्स्ट हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. B. R. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of how the inequalities could be removed. Clear? तो मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि इनइक्वालिटी जो है वो हमारे इंडिया से
हटा दी जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न्स लाए जाएं जिससे इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाए और इक्वलिटी आ जाए, ठीक है। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विज़न, कभी कभार तो ये बहुत बिटरली महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज भी करते थे। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही स्टार्टेड हिज एनेक्सिटी वेरी क्लियरली, अपनी स्पीच में इन्होंने अपनी टेंशन्स को, अपनी वरीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये आपने सब खुद पढ़ लेनी है। फाइनली लेट अस टर्न टू द जवाहरलाल नेहरू, तो इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच दी थी एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट ऑफ अगस्त 15, 1947। तो इन तमाम व्यूज़ से हमें पता चलता है कि हमारे जो फ़िलासफ़र थे वो उनका क्या विज़न था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया, ठीक है। फ़िलासफ़ी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड वे जो था हमारा, किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान सकते हैं, उसके डिफरेंट प्रोविज़न्स के बारे में जान सकते हैं। तो फ़िलासफ़ी जो है, फ़िलासफ़ी इटसेल्फ, द आइडियाज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविज़न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ideology we can say that, तो values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the functions for the Indian democracy, कि जो values थी जहाँ से हमारे freedoms fighters इंस्पायर्ड थे, उन वैल्यूज़ को उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया और वो फाउंडेशन बनी हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की। तो दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल, उन वैल्यूज़ को सभी को प्रियम्बल में रखा गया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे गाइड ऑल द 50 आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ प्रियम्बल? द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़, दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रियम्बल, ठीक है। तो टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रियम्बल, कि अमेरिकन मॉडल से जब अमेरिका ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उसके बाद सभी कंट्रीज़ उससे इंस्पायर हुई और सब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया विद प्रियम्बल। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स अ पोएम on the democracy. It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. प्रियम्बल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, रीड लाइक ए पोइम, ठीक है, वो एक जस्ट एज ए पोइम ऑन डेमोक्रेसी इस तरीके से समझा जाता है, पढ़ा जाता है कि डेमोक्रेसी पे एक पोइम है। और इट कंटेन द फिलॉसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट, और वही शो कर देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन किन वैल्यूज़ पे बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, it provide a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad, ठीक है, कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिससे हम एग्जामिन कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं एनी लॉ और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि इट विल बी गुड और बैड, इट फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रियम्बल क्या है आपका? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, कैसा होना चाहिए? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे सारी टर्में। वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रान अप एंड इनेक्टेड बाई द पीपल्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाई ए किंग और एनी आउटसाइड पावर, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है तो ये लोगों ने बनाया है और लोगों ने खुद बनाया है, अपने लिए बनाया है और किसी आउटसाइड पावर ने इसको नहीं बनाया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का ये मतलब है। सॉवरेन का मतलब है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक द डिसीजन ऑन द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल मैटर, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि लोगों के पास सुप्रीम पावर है, दे कैन मेक द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कोई एक्सटर्नल पावर जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकती इंडियन गवर्नमेंट को। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? वेल्थ इज़ जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाई द सोसाइटी, कि वेल्थ अगर जनरेट हो रही है हमारे टैक्सेस की वजह से, लोग सभी टैक्स देते हैं अमीर गरीब, तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी इक्वली होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए सोसाइटी में। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, और गवर्नमेंट जो है वो
ओन करेगी हर चीज़ को, एंड इंडस्ट्रीज, लैंड वगैरह, ताकि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ना हों। ठीक है, ये सोशलिस्ट का मतलब है। देन सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या है? सिटीजन हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। सेकुलर का मतलब ये है कि सिटीजन के पास, इंडियन प्रियम्बल कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी सिटीजन इंडिया का है तो उसके पास फुल फ्रीडम है, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। बट देर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। और गवर्नमेंट को सबको क्या करना होगा? इक्वल रिस्पेक्ट देनी होगी। डेमोक्रेटिक का मतलब a form of government where the people enjoy the equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to the some basic rules. Democratic का मतलब है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे विद इक्वल राइट्स, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो रहेंगे वो अकाउंटेबल रहेंगे सिटीजन्स के लिए, और एक गवर्नमेंट जो होगी इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। और रिपब्लिक का मतलब क्या है? दी हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडेटरी पोजीशन। जो आपका हेड रहेगा आपकी कंट्री का, लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, तो ही शी इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल्स आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नॉट बाय द हेरिडेटरी पोजीशन। क्लियर? कि मतलब हेरिडेटरी नहीं होगा, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया होगा। जस्टिस, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट, religion and the gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially the disadvantaged groups. कि जस्टिस क्या होना चाहिए? किसी भी सिटीजन को उसकी कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट शुड वर्क टू द वेलफेयर, गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए या करेगी। किसके लिए? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किस लिए करेगी? फॉर दी डिसएडवेंटेज ग्रुप्स, जो ग्रुप्स बहुत पीछे हैं या जो एडवांटेज नहीं ले पाए हैं किसी चीज़ का, तो उनको उनकी वेलफेयर के लिए काम करेगी। कौन? गवर्नमेंट। लिबर्टी क्या कहती है? देर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थाट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थाट्स इन एक्शन। तो मतलब लोगों के पास फ्रीडम है कि वो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपनी विशेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने थॉट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम है, उनके पास लिबर्टी है। और इक्वलिटी किस किस चीज़ की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। दी ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड, जो पुरानी इनइक्वालिटीज़ थी वो सारी ख़त्म हैं और सब इक्वल हैं। दी गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और गवर्नमेंट क्या करेगी? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देगी, whether in employment or any other section. Clear? Last, fraternity. All of us should behave as if we are the members of the same family. और हम सबको इस तरीके से रहना होगा, इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे जस्ट लाइक द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज द इन्फीरियर। ठीक है, किसी को बड़ा नहीं समझा जाएगा और किसी को इन्फीरियर नहीं समझा जाएगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा प्रियम्बल कहता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। हमारा इंडिया का इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कैसा है? ये वैल्यूज़ हैं, तो इन वैल्यूज़ को अब आगे इंटरप्रेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली ए स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज़ एंड फिलासफी। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यही नहीं है कि स्टेटमेंट्स, वैल्यूज़ और फिलासफी है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ के बारे में बताना या फिलासफी है सिर्फ। As we noted above, the constitution is mainly about embedding these values into the institutional arrangement. इन सब को चेंज करना किसमें? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में। ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही समझाता है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दिस अरेंजमेंट। और हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के बारे में बताता है, बहुत अच्छे से कैसे कौन सा इंस्टीट्यूशन वर्क करेगा। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत डिटेल्ड में है और लॉन्ग है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सबसे पहला कि कोई भी प्रोविज़न अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक, कौन उसको अमेंड कर सकता है। तो जैसे आपका लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, ये सारे बताए गए हैं कि किसका क्या काम रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना भी ज़रूरी है, ये नहीं है कि जैसा बन गया है तो वैसा ही फॉलो करना है, तो इसको अपडेट करना ज़रूरी है। दोज हु
crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people aspirations and the change in society. ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पीपल एस्पायरेशन, कि ये लोगों के एस्पायरेशन के मुताबिक हैं, एंड इट विल चेंज द सोसाइटी. दे डिड नॉट सी इट एज ए स्कैड स्टैटिक एंड दी अनअल्टर्ड लॉ. उन्होंने ये सोच के नहीं बनाया था कि ये स्कैड है, स्टैटिक है और अनअल्टर्ड है, कि जैसा है वैसा ही रहेगा, ये पत्थर की लकीर है, ये चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने बनाया है तो इसको समय के अनुसार चेंज भी किया जा सकता है, परिस्थितियों के अनुसार चेंज किया जा सकता है. सो दे मेड दी प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट दी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो उन्होंने प्रोविज़न भी इसमें लिख रखे हैं कि किस तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है टाइम टू टाइम. तो दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. और अगर कोई भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लानी हो, करनी हो, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं. लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड ऑन ए प्रोसीजर फॉर चूजिंग द पर्सन टू गवर्न द कंट्री. उसी तरीके से अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. तो सेम जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में होता है, वैसे हमारी कंट्री में भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि कौन जो है वो क्या प्रोसीजर रहेगा, हम किस पर्सन को इलेक्ट करेंगे जो कंट्री को गवर्न करेगा, क्या तरीका रहेगा. तो ये सारी वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करता है, सब कुछ प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. तो इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीज़न. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कौन से इंस्टीट्यूशन के पास कितनी पावर है कौन सा डिसीज़न लेने के लिए. ठीक है. एंड इट पुट लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग some rights to the citizens that cannot be violated. and it puts limit. और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो वो लिमिट पुट करता है किस पे? टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, क्या गवर्नमेंट कर सकती है, बाय प्रोवाइडिंग दी सम राइट टू द सिटीजन्स दैट कैन नॉट बी वायलेटेड. ठीक है, कुछ राइट्स सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाएँ जो कोई भी वायलेट ना कर सके. ठीक है. तो गवर्नमेंट पे भी लिमिट, ये अभी हमने पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है. तो उस समय पे भी हमने पढ़ा था कि इट पुट लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट जो है कुछ राइट्स अगर बनाती है तो उनको कोई भी वायलेट ना करे. इस तरीके से सारे प्रोविजंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखे हैं. अगर इफ़ एनीबॉडी वायलेट द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही शी शुड बी पनिश्ड बाय द जुडिशरी. राइट. तो ये था आपका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, चाहे आपकी जुडिशरी हो, आपका पार्लियामेंट हो, बाकी जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये सारे के सारे क्या है? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का. सब किसके अंडर काम करते हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.